Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. तो जब भी आप कॉलम का कंक्रीटिंग करते हो, यू शुड मेक श्योर आप सही से इसको वाइब्रेटर यूज करोगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे इन्होंने कॉलम का कास्टिंग तो किया है, पर इसमें क्या हो गया, जितने भी सीमेंट का पेस्ट है सब चला गया। और दिस स्ट्रक्चर व्हाट यू कैन सी नो, इसमें क्या है, बस कोर सेग्रीगेट है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं हनी कोमिंग। सो आई राइट इट हियर, हनी कोम। ये जो पर्टिकुलर हनी कोम और हनी कोमिंग, ओके। तो हनी combing is actually loss of cement paste, loss of cement paste, and that loss of cement paste may be due to excessive use of vibrator, use of needle vibrator, loss of cement paste, loss of cement paste, or due to segregation, segregation मतलब when concrete is made to pour from a height ग्रेटर देन 1.5 मीटर। तो यूजुअली क्या होता है, जो सीमेंट का पेस्ट है वो सब चला जाता है, एंड दिस इज व्हाट इज लेफ्ट इज ओनली द कोर सेग्रीगेट। सो या, सो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एज अ इंजीनियर वी शुड मेक श्योर दैट no honeycomb or loss of cement paste takes place, right? So the best practice is to avoid this problem at the sites are first, किस तरह से हमें avoid कर सकते, don't allow any gaps in between the shuttering plates, if required fill them with a foam so that no loss of cement paste will take place, right? मतलब इसका मतलब है जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं, जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं इस तरह से, ये दो शटरिंग प्लेट के बीच में यहाँ पे गैप होता है इस तरह से, इन शटरिंग प्लेट के बीच में इस तरह से गैप होता है। इस गैप को आपको भरना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ कॉटन, रूही, या आप फोम यूज कर सकते। तो इन गैप को अगर आप भरोगे तो क्या होगा, सीमेंट पेस्ट यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। अगर सीमेंट पेस्ट बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, हनीकॉम्ब्स होने के चांसेस बहुत कम होते। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग हमें करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेकेंड पॉइंट, यूज वाइब्रेटर एट अ रेगुलर इंटरवल से आफ्टर एवरी 200 mm ऑफ पोरिंग कॉन्क्रीट, रन द वाइब्रेटर वंस सो दैट कॉन्क्रीट इज यूनिफॉर्म इन नेचर। इसका मतलब है, मान लो कि हमें कॉन्क्रीटिंग करना है इस वाले कॉलम को, अगर इस कॉलम का हाइट है मान लो कुछ 2 मीटर, तो लेट अस से द हाइट ऑफ दिस कॉलम इज 2 मीटर, 2 मीटर। सो व्हेन वी डू द कास्टिंग, जब हम कास्टिंग करेंगे हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं कि एक साथ कास्टिंग करेंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ से इस हाइट तक, मान लो 200 mm है, हम यहाँ तक कास्टिंग करेंगे एक बार, और फिर हम क्या करेंगे, नीडल वाइब्रेटर को यूज करेंगे यहाँ तक। फिर हम क्या करेंगे, फिर 200 mm का फिर कास्टिंग करेंगे, फिर 200 mm का कास्टिंग करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, नीडल वाइब्रेटर को यूज करेंगे इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, फिर एक और 200 mm का कास्टिंग करेंगे, कंक्रीट डालेंगे, और फिर हम नीडल वाइब्रेटर को यूज करेंगे। तो इस तरह से अगर हम कॉलम को लेयर में हम कास्टिंग करेंगे, तो जो हनी कोम्स होंगे, जो लॉस ऑफ सीमेंट पेस्ट होगा, सारे हम स्टॉप कर सकते। एंड दिस इज अ राइट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, एंड दिस इज अ राइट वे एंड द करेक्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, राइट। दो हो गए। फिर थर्ड पॉइंट, avoid pouring of concrete from a height greater than 1.5 meters, so the best practice is to cast the column in 2 stages। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो, इसका मतलब है जैसे मान लो अब एक कॉलम मुझे कास्टिंग करने है, और इस कॉलम का हाइट है मान लो कुछ 2.5 मीटर, अभी मैंने दो बताया, मान लो अभी 2.5 होगा, ओके, एक केस। तो अगर 1.5 मीटर से ज्यादा है हाइट ऑफ द कॉलम, अगर हम कंक्रीट पोर करेंगे तो ऑब्वियसली सेग्रीगेशन होगा। अगर सेग्रीगेशन होगा तो हो सकता है सीमेंट पेस्ट चला जाएगा, सिर्फ इस तरह से हनीकॉम्ब्स आएंगे। तो हमें क्या करना है, द बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट हम इस कॉलम को 2 बार कास्टिंग करेंगे। फर्स्ट, आज के दिन मैं शटरिंग लगाऊंगा बस, आज मैं शटरिंग लगाऊंगा बस 1 मीटर तक, 1 मीटर तक शटरिंग लगाऊंगा, और आज मैं कॉलम का कास्टिंग करूंगा यहाँ तक। हो गया। कॉलम कास्टिंग करने के बाद कल आऊंगा, इसका डी शटरिंग करूंगा। फिर कल मैं क्या क्या करूंगा, फिर जो बचा हुआ 1.5 मीटर है यहाँ तक, उसको कास्टिंग करूंगा कल। तो इस तरह से हमें क्या करें, टू is to cast the column in 2 stages। प्रैक्टिकली हम इसी तरह से कॉलम का कास्टिंग करते। सो लेट्स से 2 मीटर इज द हाइट ऑफ अ कॉलम टू बी कास्टेड, सो द फर्स्ट pour is for first 1 meter, and the second and the next for the second pour is for the next 1 meter। तो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे देखो, इसने इसने यहाँ पे निकाल दिया, तो क्या हुआ, ये सारे सीमेंट का पेस्ट चला गया। अगर आप इस तरह से कॉलम करोगे साइड पे, पर इसको बस डिसमेंटलिंग करना है। डिसमेंटलिंग क्यों करना है, क्योंकि जैसे आप चेकलिस्ट चेक करने के लिए आ जाओगे, चेकलिस्ट के हिसाब से तो है ही नहीं यहाँ पे,
ना कॉलम में कोई स्ट्रेंथ होगा, ना कॉलम में कोई सरफेस है, ना कुछ क्लीन सरफेस है। तो डायरेक्टली आपका प्रोजेक्ट मैनेजर या जो भी मैनेजर रहेगा दे विल टेल टू डिसमेंटल दिस। तो और अगर डिसमेंटल करोगे तो क्या होगा फिर, इसमें जितना आपने टाइम स्पेंड किया वो आपका वेस्ट हो जाएगा, एडिशनल कॉस्ट है फिर, और आपके ऊपर फाइन लगने का चांसेस भी है। एज अ साइट इंजीनियर ऑलवेज वी हैव टू मेक श्योर कि हम सही से काम करेंगे। अब 2 स्टेजेस का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देख लो। जैसे मान लो आज मैंने कास्टिंग किया कॉलम का यहाँ से यहाँ तक, और हो गया, कल आ गया, कल आऊंगा, इसका डीशटरिंग करूंगा, फिर कल शाम को इसका कास्टिंग करूंगा, तो इस शटरिंग को यहाँ से हटा दूंगा और इसके ऊपर लगाऊंगा, फिर इसका कास्टिंग करूंगा। सो दिस इज कॉल्ड एज 2 स्टेजेस। तो इससे क्या होगा, मान लो एक कॉलम का हाइट है कुछ 2 मीटर, अगर डायरेक्टली एक बार एक साथ कास्टिंग करूंगा तो ऑब्वियसली सेग्रीगेशन होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 स्टेजेस में कास्टिंग करें, इसको करेंगे आज, फिर आएंगे इसको डिशटरिंग करेंगे परसों, फिर इसके ऊपर एक और बार शटरिंग करेंगे, और फिर इसका हम कास्टिंग करेंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क ऑन द साइट, ताकि जो हनीकॉम्स होगा, इस तरह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे साइट पे, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट। या और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो इन सब कुछ किया, पर यहाँ पे क्या होगा, जितने भी सीमेंट पेस्ट है सब कुछ चला गया, एवरीथिंग इज अ वेस्टेज। तो इस तरह से आपको कभी काम नहीं करना है। या अब एक और टिप्स मैं आपको दूंगा कि किस तरह से आपको साइट पे काम करना है। तो यूजुअली जब हम साइट में काम करते हैं, हमें मान लो आज आपने 10 कॉलम का कास्टिंग किया, जैसे आज का 10 कॉलम का कास्टिंग हो गए, कल भी आपको कॉलम कास्टिंग करना है। अगर कल कॉलम का कास्टिंग करना है तो आज, और मान लो कल आपको कॉलम का कास्टिंग करना है तो आपको शटरिंग लगाना पड़ेगा। अगर शटरिंग लगाना है तो आपको स्टार्टर कंक्रीट लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप साइट पे काम करते हो, कल क्या काम चाहिए, कल क्या काम करना है, उसके लिए मुझे आज क्या अरेंजमेंट करके रखना है, उसको हमें प्लानिंग करना है। अगर मान लो मुझे कल कॉलम का शटरिंग करना है, तो आज मुझे स्टार्टर कंक्रीट लगा के रखना है, तो कल सुबह आते में उसका फॉर्म चालू कर सकता हूँ। जैसे मान लो आपने स्टार्टर नहीं लगाए, तो कल क्या होगा, कल आप स्टार्टर लगाओगे, मतलब पूरा एक दिन तो स्टार्टर लगाने में चला गया, तो परसों आप फॉर्म वर्क करोगे, तो मतलब एक दिन आपने कुछ काम नहीं किया साइड पे, आपका कारपेंटर खाली पड़ गया आज पूरे दिन, तो फिर क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट इस तरह से डिले होगा। आपने आज तो कंक्रीटिंग किया, पर कल क्या करना है, कल अगर आपको शटरिंग करना है तो कल आपको, आज आपको कंक्रीटिंग, आज आपको स्टार्टर को कंक्रीट लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करना है। सो 10 कॉलम इज रेडी फॉर कास्टिंग टूडे, लेट अस से यहाँ पे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, आज 10 कॉलम रेडी है कास्टिंग करने के लिए। तो एज अ साइट इंजीनियर आप क्या करोगे, अलॉन्ग विद द 10 कॉलम कास्टिंग, रिमेनिंग 10 कॉलम कल भी आपको 10 कॉलम करना पड़ेगा, इस तरह से हम प्लानिंग करेंगे। सो रिमेनिंग 10 कॉलम स्टार्टर कंक्रीट विल ऑल्सो बी डन टुडे अलॉन्ग विद द कॉलम रीइंफोर्समेंट रिंग्स एंड द लैटरल टेस्ट। मतलब कल अगर मुझे और करना है तो आज ये बाकी कॉलम जो है उसका स्टार्टर कंक्रीट आज लगा के रखूंगा। और फिर बाय डूइंग पैरेलल एक्टिविटी कर रहा हूँ ना, कॉलम का कास्टिंग भी कर रहा हूँ, और कल के लिए मैं आज स्टार्टर कंक्रीट लगा के रख रहा हूँ। सो बाय डूइंग पैरेलली, दैट इज 10 कॉलम कास्टिंग एंड 10 कॉलम स्टार्टर कंक्रीट, वी आर नॉट डिलिंग एनी एक्टिविटीज फॉर टुमारो। अगर आज हमने स्टार्टर कंक्रीट नहीं डाला तो कल सुबह आके स्टार्टर कंक्रीट डालेंगे। मतलब परसों मुझे एक दिन चाहिए मुझे स्टार्टर कंक्रीट को स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, तो मतलब एक दिन मेरा कारपेंटर खाली पड़ा साइड पे, उसको कोई ज्यादा काम नहीं मिला, तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दैट इज द राइट, we are not delaying any activities for tomorrow. While ordering the concrete from the RMC plant for 10 column, calculate the concrete quantity. वो हमें पता है किस तरह से concrete quantity ऑर्डर करने, जो भी इसका पेरीमीटर होगा, ए जो लेंथ, ए ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ मल्टीप्लाई, इसको हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई दिस बाय डेप्थ ऑफ द कॉलम, ओके, और दिस हाइट ऑफ द कॉलम विल गिव मी द कॉन्क्रीट क्वांटिटी। तो इस तरह से हमें कॉन्क्रीट क्वांटिटी को फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टर कंक्रीट है, तो यहाँ पे मेरा कॉलम रेडी है आज कंक्रीटिंग करने के लिए, और कल मेरा यहाँ पे स्टार्टर कंक्रीट ऑलरेडी मैंने डाल के रखा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कंक्रीटिंग आज करोगे तो बाकी का मुझे स्टार्टर कंक्रीट आज लगा के रखना पड़ेगा। तो इन दिस वे वी हैव टू डू द एग्जीक्यूशन ऑफ द साइट। या सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें बैकफिलिंग करना है, किस तरह से हमें कॉलम कास्टिंग करना है, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कॉलम कास्टिंग के वक्त, किस तरह से हमें हनीकॉमिंग को अवॉइड कर सकते हैं। हर एक चीज़ को हमने यहाँ पे देखा है किस तरह से इन चीज़ों को करना है। सो हमने क्वांटिटी एस्टिमेशन भी देख लिया, और हमने बीओक्यू भी देख लिया है, और बस हमें एक चीज़ हमें कैलकुलेशन करना है कि बैकफिलिंग का क्वांटिटी। तो जब भी हमें बैकफिलिंग का क्वांटिटी हमें फाइंड करना है, तो बैकफिलिंग यूजुअली क्या होता है, जो भी 70 to 75% ऑफ द एक्सकवेशन क्वांटिटी है, हमारा एक्सकवेशन क्वांटिटी है 1386, इसका ऑलमोस्ट 70 to 75% जो है बैकफिलिंग में चला जाता है। तो आप ऐसे रफली कैलकुलेट कर सकते हो साइड पे, पर दैट इज नॉट अ राइट वे। पर रफली अगर आपको किसी ने पूछा कि इसमें कितना सॉइल बैकफिलिंग में जाएगा,
आप डायरेक्टली एक्सकवेशन क्वांटिटी है 1386, तो 1386 अगर इसका मैं 75% भी लूंगा तो हो जाएगा 1040, तो 1040 जाएगा बैक फिलिंग में। तो आप आंसर यहाँ पे देख सकते हो, ऑलमोस्ट 1067 जाएगा बैक फिलिंग में। अब बैक फिलिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? बैक फिलिंग कैलकुलेट करना वेरी सिंपल है। वट एवर इज एक्सकवेशन क्वांटिटी, तो इस तरह से करूंगा, whatever is my excavation quantity which is equal to excavation quantity minus whatever is my excavation quantity माइनस जो भी मेरा सैंड फिलिंग का क्वांटिटी, अगर आपके ड्राइंग में सैंड फिलिंग है तो सैंड फिलिंग क्वांटिटी को माइनस कर दो, माइनस जो भी पीसीसी का क्वांटिटी है उसको भी हम माइनस करेंगे, माइनस जो भी कंक्रीट का क्वांटिटी है, फुटिंग फाउंडेशन का जो कंक्रीट क्वांटिटी है, माइनस जो भी आपका, ये शटरिंग हो गया, माइनस सॉरी, माइनस जो भी आपका फाउंडेशन फुटिंग का कंक्रीट, माइनस जो भी कॉलम का कंक्रीटिंग क्वांटिटी है, फॉर्मवर्क हो गया कंक्रीट क्वांटिटी फॉर कॉलम या कॉलम कंक्रीट क्वांटिटी। अगर इन सारी चीजों का अगर हम माइनस करेंगे तो बचा हुआ जो आंसर है दैट विल गिव मी द बैकफिलिंग क्वांटिटी। वेर इज दैट बैकफिलिंग क्वांटिटी? या 1067 आप यहाँ पे देख सकते हो, और सेम आंसर मुझे यहाँ पे भी मिला है कि 1067। वेरी सिंपल। क्यों इस तरह से करना है? देखो बैक जब हमने एक्सकवेशन किया था, जब हमने एक्सकवेशन किया था तो हमने पूरा मिट्टी को हटा दिया, पर जब हम बैकफिलिंग करेंगे तो क्या क्या आपको दिख रहा होगा वहां पे? जब हम बैकफिलिंग करेंगे, या जब हम बैकफिलिंग करेंगे तो ये जहाँ पे जितना ये पीसीसी का पोर्शन है वहां पे कोई सॉइल नहीं जाएगा, और जितना ये फाउंडेशन का पोर्शन है वहां पे भी कोई सॉइल नहीं जाएगा, और जितना एक कॉलम का पोर्शन है वहां पे भी कोई सॉइल नहीं जाएगा। इसलिए टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी माइनस पीसीसी का क्वांटिटी हटा देना, माइनस फुटिंग फाउंडेशन क्वांटिटी हटा देना, माइनस कॉलम का कंक्रीटिंग हटा देना, अगर यहाँ पे कोई सैंड फिलिंग होता तो सैंड फिलिंग का हटा देना, और जो बचेगा ना वो जाएगा बैक फिलिंग में ना। तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, दैट इज अ रीजन, या सो दैट इज अ रीजन हमने उसको माइनस कर दिया इस तरह से। टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी माइनस पीसीसी क्वांटिटी माइनस फुटिंग कंक्रीट क्वांटिटी माइनस सैंड फिलिंग क्वांटिटी और माइनस कॉलम कंक्रीट क्वांटिटी, दैट विल द रिमेनिंग विल गिव मी द बैक फिलिंग क्वांटिटी। नहीं तो अराउंड 75% ऑफ योर एक्सकवेशन क्वांटिटी, 75% ऑफ एक्सकवेशन क्वांटिटी विल गिव यू रफली बैक फिलिंग क्वांटिटी। अब देखो 1067 क्यूबिक मीटर ऑफ द बैक फिलिंग करना है। अब मुझे कितना इस तरह से टिप्पर ट्रक चाहिए, तो इसको सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। जो टिप्पर ट्रक जो होता है उसका जो कैपेसिटी होता है 14 एम क्यूब या 15 एम क्यूब होता है, मान लो 14 एम क्यूब है। तो अगर 1064 क्यूबिक मीटर का बैकफिलिंग करना है और एक ट्रक का कैपेसिटी 14 है, तो इस तरह से कितना लोड ऑफ सॉइल चाहिए मुझे बैकफिलिंग करने के लिए? तो हमें क्या करना है, 1067 डिवाइड बाई 14 करना है। 1067 डिवाइड बाई अगर मैं 14 करूंगा, इट कम्स आउट टू बी 76, लेटर से 77 नंबर ऑफ, इट कम्स आउट टू बी 77 नंबर। तो मुझे 77 लोड्स ऑफ सॉइल चाहिए इस तरह से 14 एम क्यूब कैपेसिटी का, ताकि मैं बैकफिलिंग ऑफ 1067 क्यूबिक मीटर ऑफ द बैकफिलिंग कैन बी डन। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है जब भी हमें बैकफिलिंग करना है, राइट? सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।